एनडीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 4 दिन की बंदी का दिखा असर, वहीं बंदी का कुछ व्यापारी कर रहे समर्थन, कुछ दिखे नाखुश। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाला एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा। मंडवाडी थाना अंतर्गत आरसीएम के पूर्वांचल के सबसे बड़े गोदाम में लगी भीषण आग। और शीतला मंदिर में चल रहे वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी के निर्देश पर 4 दिन की बंदी का असर शहर में देखने को मिला। वहीं कुछ व्यापारियों ने बंदी का समर्थन किया तो कुछ इससे नाखुश दिखे। जिलाधिकारी के निर्देश पर 2 दिन की बंदी की जगह 4 दिन बंदी होने से कुछ व्यापारियों में आक्रोश है तो कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं। विशेषरगंज मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, जहां थोक व फुटकर खरीदारों का जमावड़ा रहता है। आज उस मंडी में सन्नाटा छाया रहा, लोग सरकारी तंत्र को कोसते रहे। व्यापारियों का कहना है कि अगर लॉकडाउन लगाना ही है तो पूरी तरह से लगा दिया जाए। कोई भी बंदी अगर जिलाधिकारी करते हैं तो व्यापारियों से भी राय लेनी चाहिए। कुछ नेताओं के कहने से बंदी उचित नहीं है। 4 दिन बंदी के बाद जब मार्केट खुलेगा तो भीड़ और ज्यादा होगी, उसकी क्या गाइडलाइन है? राजेश जी क्या करते हैं? हम छोटा मोटा व्यापारी का काम होता है मेरे। राजेश जी किस तरह की समस्या है? आज दुकानें बंद करके आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक तो हम लोग को ये भी नहीं पता था कि मतलब ये शुक्रवार से भी लॉकडाउन होने जा रहा है। शनिवार रविवार देखे थे तो शनिवार रविवार तक तो ठीक था, लेकिन अब जो रह गया है कि यहाँ शुक्रवार से लेके और सोमवार तक बंदी हो गई, तो 4 दिन की इधर बंदी हो गई और 3 दिन बाजार खुलेंगे। जब 3 दिन बाजार खुलेंगे तो और कस की भीड़ लग जाएगी, दुकानदारों के यहाँ और कस की भीड़ लगी तो ये तो डबल कोरोना हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए हम लोग छोटे मोटे व्यापारी हैं, अपना काम को कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे कहने जाएंगे? और 4 दिन की बंदी हो गई तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? तो आपके व्यापारी नेता ही हैं जो जिलाधिकारी से गुहार लगा रहे हैं बंदी करने का। भाई तो हम तो कह रहे हैं कि कम से कम नेताओं को छोड़कर कम से कम छोटे छोटे व्यापारियों से भी तो संपर्क करें, छोटे छोटे व्यापारियों से भी तो राय लें कि हाँ किस तरीके से बंदी किया जाएगी। अब नेता लोग तो बड़े बड़े नेता लोग हैं, अब क्या क्या कहाँ से माल मंगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देना लेना हो रहा है तो उसके बाद बंदी करवा दे रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएँ, हम लोग किस प्रकार से मार? क्या ऐसा हुआ जो व्यापारियों ने बंदी का मांग किया और मार्केट पूरी तरह से बंद है? देखिए ऐसा है कि कोरोना काल तो है ही है और इससे सब लोग वाकिफ भी हैं कि स्थिति काफ़ी चिंताजनक चल रही है और इसका सभी लोग इससे परिचित हो गए हैं और लोग अपनी बड़ी सुरक्षा के साथ व्यापार भी कर रहे हैं। और जो कंज्यूमर हैं, जो खरीदार हैं, बाहर के व्यापारी आ रहे हैं, वो भी बड़ी सावधानी से लेन देन कर रहे हैं। कोई उहापोह की स्थिति नहीं है। जैसे कि हमारे योगी जी आदित्यनाथ योगी महाराज जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि शनिवार और रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा उत्तर प्रदेश में, तो उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ डीएम साहब का एक नया आदेश आज पारित हुआ है, जिसमें 2 दिन और लॉकडाउन प्लस कर लिया गया है बनारस में, और वो सारे प्रतिष्ठानों को बंद करवाया गया है। खाली 7 से 12 खोलने का टाइम दिया गया है। तो ये टाइमिंग जब उनकी अपनी सोच है, उसकी अपनी उपज है ये। बाकी बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं, जैसे दाल मंडी क्षेत्र है, तमाम ऐसे मार्केट हैं जो पूर्णतः खुले हुए हैं, जहाँ किसी की नज़र नहीं जा रही है। और ऐसे आदेश देने से पहले एक बार बनारस की जनता को पूरी तरह विश्वास में लेना चाहिए कि उहापोह की स्थिति ना हो। और जो आम जन है, करीब 60% ऐसी जनता है जो हैंड टू माउथ है, जो रोज़ कमाने और खाने पे अपने विश्वास करती है काम और कमाती खाती है। जिनके परिवार हैं जो 1500 रोज़ कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय को कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी के कहने पे या कोई ऐसे आह्वान पे वो अपना निर्णय किसी पर थोप दें, ऐसी चीज़ें नहीं। वहीं वाराणसी में आज व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन की मांग को लेकर किया जा रहा प्रयास सफल होता दिखा। बनारस के व्यस्ततम इलाके की बात करें तो आज व्यापारियों ने उन इलाकों को भी बंद रखा और सबकी बस एक ही सोच रही कि इस महामारी को किसी भी तरह रोका जाए और अपनों की जिंदगी को बचाया जा सके। वहीं इस दौरान सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुली रहीं। इसके बाद सभी दुकानें बंद करा दी गईं। सिर्फ मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप इत्यादि खुले रहे।
वहीं इस बाबत व्यापारियों की राय जानी गई तो शिवदासपुर के रहने वाले व्यापारी शिवलाल गुप्ता ने बताया कि सरकार के 2 दिन के लॉकडाउन के बाद भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा था। ऐसे में हम व्यापारियों ने स्वेच्छा से इस लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया और अब ये 4 दिन का हो गया है और इससे जरा सा भी संक्रमण में अगर कमी दिखती है तो हम व्यापारी आगे भी इस लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल बनाकर लोगों की जान बचाने का प्रयास करेंगे। अब सरकार की तरफ 2 दिन था, हम लोग लॉकडाउन 2 दिन अपने तरफ से सोच रहे हैं बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोरोना जो काल है बहुत बनारस में बहुत भयावह स्थिति बनाई हुई है। तो हम लोग सोच रहे भाई व्यापारी बंधु से हम लोग मिलजुल के कि इसके चैन को तोड़ा जाए। 2 दिन सरकार की तरफ से है, 2 दिन हम लोग अपने तरफ से किए हैं। तो इससे क्या लगता है कि 4 दिन की बंदी होने से अगर कुछ संक्रमण में कमी आती है तो ये आप लोग इसको आगे भी ऐसा बंदी करेंगे या उसको कंटिन्यू करेंगे? अगर ऐसा लगता है तो हम लोग बढ़ाएंगे। और लोगों से क्या अपील करेंगे? जो लोग दुकान कुछ लोग खोले हैं समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? और जो ग्राहक आते हैं लोगों का तो यहाँ पे भाई बनारस में स्थिति तो जितने लोग तितने बातें हैं, समझ रहे हैं आप। अब किसको क्या कहा जाए। हम लोग को व्यापारी बंधु जितने थे अब उसमें सलाह मशवरा किए, हम लोग को ऐसा लगा तो हम लोग ऐसा निर्णय लिए हैं। वहीं इंग्लिशिया लाइन पर दुकान बंद कर बैठे व्यापारियों ने भी इस बंदी का पूर्ण समर्थन करते हुए इसे लोगों के हित में बताया और लोगों से भी इसके समर्थन की अपील की। वहीं जहां कुछ व्यापारी इस बंदी का समर्थन करते दिखे तो कुछ व्यापारी इससे नाखुश दिखे। उनका कहना था कि व्यापार पर इस बंदी का असर पड़ेगा। एक व्यापारी के नाते मैं अपनी राय देना चाहूँगा। मैं सम्मान करता हूँ सभी व्यापारी संगठनों का। मैं पूर्व में मैं भी आज बनारस के एक महत्वपूर्ण संस्थान से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आज जो कोविड काल का ये संक्रमण का दौर चल रहा है, इसमें व्यापारियों की वास्तविक स्थिति को आकलन करने का किसी ने प्रयास किया? किसी ने ये आवाज़ उठाई कि व्यापारी कहाँ परेशान हो रहा है? ये कॉल संक्रमण चेन को तोड़ने की है, लेकिन क्या वो संक्रमण व्यापारियों के दुकानों से बढ़ रहे हैं? आज बाज़ार में आप जाके देखिए, एक मीडिया कर्मी होने के नाते ज़रा बाज़ार का हाल का जायज़ा लीजिए। लोगों ने स्वघोषित कर्फ्यू खुद ही लगा लिया है। बाज़ारों में ग्राहक नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हैं। मेरी दुकान में एक कस्टमर नहीं है और मेरे नहीं, ये कमोबेश सबके ही हालात हैं। तो कर्फ्यू और लॉकडाउन तो खुद ही लग चुका है। लोगों ने, मैं एक संगठन को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पहल की, लेकिन बाकी व्यापारी संगठनों ने किसी ने व्यापारियों या समाज के लिए अभी इस लॉकडाउन में किया क्या है? इस दौरान, इस संक्रमण के दौरान व्यापार मंडलों ने सिर्फ बयान जारी किए हैं। वस्तु स्थिति में जमीनी स्तर पर किसी ने कोई प्रयास किया क्या? किसी ने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की? किसी ने मेडिकली कैंप या कोई एडवाइजरी ऐसा लगवाने की ज़रूरत समझी क्या कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो हम अपने आप को कैसे बचाएं? ऑक्सीजन की कालाबाजारी, बेड की समस्याएं, इस पे सब आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इसको दूर करने का सही प्रयास किसी नहीं व्यापार मंडल ने किया, किसी हॉस्पिटल से कोई भी ऐसा। अगर व्यापारियों के साथ व्यापार मंडल व्यापारियों के लिए है, एक व्यापार मंडल ऐसा बता दीजिए जिसने किसी भी व्यापारी की मदद की हो। देखिए, जिस तरीके से तमाम व्यापारिक संगठन जो है लगातार बंदी के लिए फोर्स कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं बंद किया जाए, मैं उनका समर्थन करता हूं, विरोध नहीं करता हूं। लेकिन अगर बंदी से ही समस्या का समाधान हो सके तो ये मैं मानता हूं कि अगर बंदी से कोरोना का समस्या का समाधान हो सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमको उन गरीब व्यापारियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो चाय की दुकान लगाते हैं, जो सब्जी की दुकान लगाते हैं, ठेले की दुकान लगाते हैं, जिनके एक छोटे से स्टॉल से उनके पूरे परिवार का जो है खर्चा वहन होता है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। और सरकार द्वारा मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी योजना नहीं ला गई जिससे वो अपनी आजीविका का वहन कर सकें। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और मैं यही चाहूँगा कि जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, व्यापार मंडलों की अपील पे स्वेच्छा से लोग अपनी दुकानों को बंद किए हुए हैं और जो व्यापारी नहीं बंद करना चाहता है वो
कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अपनी दुकान को खोलकर व्यापार कर रहा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाला एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा। चंद पैसों के लिए इस महामारी में कुछ लोग इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। लगातार दवाओं की कालाबाजारी की सूचना प्रदेश में आम बात हो चली है, लेकिन अब यूपी की पुलिस ने कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सामने आया, जहां एक युवक रेमडेसिविर इंजेक्शन को अवैध रूप से बेचते हुए पुलिस के गिरफ्त में आ गया। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो इस इंजेक्शन के जमाखोरी की तस्वीर सामने आई। आपको बता दें कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के ककरमत्ता क्षेत्र में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का नाम सुनील पटेल है और उसकी उम्र मात्र 21 वर्ष है। भेलूपुर थाना अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक इंजेक्शन बेच रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए जब हम मौके पर पहुंचे तो युवक भागने लगा। ऐसे में उसका पीछा करके उसे पकड़ा गया। युवक से पूछताछ में पता चला कि युवक इस इंजेक्शन को 6 की संख्या में बहुत पहले ही खरीद कर रख चुका था और अब तक 5 इंजेक्शन बेच चुका है। पुलिस अभी युवक से पूछताछ कर रही है ताकि कुछ और सुराग मिल सके। पकड़ा गया युवक सुनील अपने आप को बीएचयू का छात्र बता रहा है। युवक के अनुसार वो वाराणसी के ही रोहनिया इलाके के गंगापुर क्षेत्र का रहने वाला है। सुनील का कहना है कि उसे ऑनलाइन क्लास के लिए रुपयों की जरूरत थी, इसलिए इंजेक्शन बेच रहा था। आरोपी युवक ने बताया कि प्रत्येक रेमडेसिविर इंजेक्शन उसने 15,000 रुपए में बेचे हैं। हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर वो मरीजों के परिजनों से बातचीत करके इंजेक्शन बेचा करता था। क्या करते हैं? सर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए सोशल साइंस करता हूँ। बीए सोशल साइंस स्टूडेंट हुए हैं। क्यों पकड़े गए हैं? सर रेमडेसिविर दवा आती है सर, वो मैंने उसको सर अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए उसको मैं थोड़ा अधिक प्राइस पे बेच रहा था। तो कितना दवा दाम था? सर कॉस्ट तो 5,000 है। कितनी बेचते थे? 15,000 की सर। कहाँ पर दुकान थी? क्या है? दुकान कहाँ पर थी? दुकान सर अवेलेबल नहीं था सर ये। अच्छा, क्यों बेचे इतना महंगा? सर मुझे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। कहाँ रहते हैं आप? मैं बनारस रहता हूँ सर। गाँव कहाँ पर? दाऊदपुर गंगापुर वाराणसी। मंडवाडी थाना अंतर्गत आरसीएम के पूर्वांचल के सबसे बड़े गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं आग बुझाने के दौरान चीफ फायर ऑफिसर गिरकर घायल हो गए। मंडवाडी थाना अंतर्गत चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम में गुरुवार की तड़के भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने जैसे देखा तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मंडवाडी पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। घंटों मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखे काफी सामान जलकर खाक हो चुके थे। बताया जा रहा है कि चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र में पटना निवासी सुजीत कुमार सिंह का लगभग 10 बिस्वा में आरसीएम कंपनी का गोदाम है। उनके कर्मचारी लोहता निवासी राजेश जायसवाल ने बताया कि गोदाम इंचार्ज राम इकबाल सिंह कोरोना से ग्रसित होकर होम आइसोलेटेड थे और गोदाम में ताला बंद था। गुरुवार की भोर में पड़ोसी सूरज विश्वकर्मा ने आग लगी देखकर राजेश को सूचना दी, तब वो मौके पर पहुंचे। उनके अनुसार गोदाम में कपड़े के साथ ही खाद्य सामग्री व अन्य सामान रखे हुए थे जो जलकर खाक हो गए। वहीं आग बुझाने में चीफ फायर ऑफिसर अनिमेश सिंह भी तेल गिरा होने के कारण फिसलकर गिर गए और चोटिल हो गए। बमुश्किल आग पर लगभग 10 बजे काबू पाया गया। एक्चुअली ये एक सुजीत कुमार सिंह है, उनका एक स्टोरेज डिपो है जिसमें ऑयल, नमक, मैगी ये सब तरह के जो कंज्यूमर गुड्स है वो रखे हुए थे। सुबह हमें करीब 6 बजे सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी हुई है। भेलूपुर फायर स्टेशन से 3 यूनिट यहाँ पर आई और फायर फाइटिंग शुरू की, लेकिन चारों तरफ से बंद होने के कारण उसमें दिक्कत आ रही थी। जब इसको खोला, फोम से आग बुझाने की शुरुआत की गई, लेकिन काफ़ी स्लिपरी होना था क्योंकि ऑयल था, तो इसमें आग को बुझाया गया, चारों तरफ से घेरा गया और उसको कंट्रोल किया गया। लेकिन अभी भी अंदर की तरफ क्योंकि घुस नहीं पा रहे, धुआं बहुत ज़्यादा है, तो दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया जा रहा है जिससे कि दूसरी तरफ से पीछे से जाके हम फायर फाइटिंग करें। इसी बीच हमारे पास चेतगंज फायर स्टेशन से भी हमने एक वाटर बॉक्स बुला लिया है। तो टोटल हमारी 5 गाड़ियाँ इस समय फायर फाइटिंग कर रही हैं। कैसे आग लगी थी? अंदर लगता है कि बंद किया होगा, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, क्योंकि मेनली आजकल यही हो रहा है कि लोड बेरिंग गर्मी ज़्यादा है, लोड ज़्यादा आ रहा है, उसके कारण आग लग जा रही है। तो वही फायर का कारण हो सकता है। कंपनी वाले कितने का नुकसान हुआ होगा? अभी कुछ पता नहीं कर सकते, ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसको हम आकलन करेंगे। ठीक है। शीतला मंदिर में चल रहे वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान भक्तों ने मां से इस महामारी से निजात हेतु प्रार्थना की।
दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव के क्रम में 5वें और अंतिम दिन गुरुवार को मां शीतला का भव्य और विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही सांकेतिक रूप में मां शीतला के चरणों में भजन समर्पित किए गए। माता शीतला को पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करते हुए भोग नैवेद्य चढ़ाकर पंडित भोले गुरु ने पूजा अर्चना किया। महंत पंडित शिवप्रसाद पांडे ने कोरोना महामारी से निजात के लिए मां की आरती की। वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए मां के मंदिर में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन व संचालन में कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किया। इस दौरान कलाकारों ने अपने गीतों के माध्यम से कोरोना से निजात के लिए मां से प्रार्थना की। वहीं लोग घर बैठे ही मां के दर्शन कर सकें, इसके लिए इस कार्यक्रम का प्रसारण भी किया गया। वहीं इस दौरान कलाकारों को पंडित राजेश तिवारी ने चुनरी, दुपट्टा, टोपी और मास्क प्रदान किया। जय जय हो शीतला भवानी, कृपा बरसाई दर। जय हो घाट की शीतला मैया, कृपा बरसाई दर। कोरोना महामारी से मुक्ति दिया दर। कोरोना महामारी से मुक्ति दिया दर। शीतला मैया अब तक संकट मिटाई कर। घाट के शीतला मैया संकट मिटाई कर। कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाई कर। कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाई। शीतला मैया की जय, भागवली शीतला मैया की जय, बनारस शीतला मैया की जय, गंगा घाट की शीतला मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कोरोना की जंग जीतने के लिए लगातार संगीत महोत्सव शीतला घाट स्थित शीतला मंदिर में चला आ रहा है 5 दिनों से। आज जिसका समापन किया जा रहा है। इस कोरोना काल में पूरे काशी वासी त्रस्त है। इसकी भरपाई करने के लिए हमारे कन्हैया दुबे केडी जी हैं, सुट्टू महाराज है, सारे लोग लगातार माँ के दरबार में गीत संगीत चल रहा है। आज उसी के समापन के अवसर पर देखिए केडी जी क्या अपना यहाँ आपको बताते हैं किस लिए इस कार्यक्रम का समापन कैसे चला। ये कार्यक्रम क्या केडी जी, ये किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, ये विगत अनंत काल से ये कार्यक्रम चला आ रहा है और सैकड़ों कलाकार शिरकत करते थे और हजारों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन इस वर्ष माँ को पचरा, देवी गीत ये बहुत पसंद है। और अगर पचरे से और देवी गीत से, जैसे बाबा को जल चढ़ा दीजिए सब कुछ मान जाते हैं, वैसे माँ शीतला को देवी गीत पचरा आप सुनाइए, धार चढ़ा दीजिए तो सारे रोग, संताप, कष्ट, व्याधियाँ हर लेती है माँ। और निश्चित रूप में इस महीने के बाद से ये कोरोना शांत होगा, क्योंकि माँ शीतला की पूजा घर घर में हो रही है, आराधना सब कर रहे हैं। इसी कामना से हम सब भी, जो सांकेतिक रूप में था, आज 5वां दिन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस कोरोना की जंग से कैसे जीता जाएगा, हमारे महंत यहाँ अविनाश जी सुट्टू महाराज जी हैं, ये बताएंगे देवी किस तरह से इस कष्ट को हरेंगी। गुरु जी, किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ, कैसे इस कोरोना को भगाया जाएगा? यह कार्यक्रम शीतला महोत्सव आज 5वीं निशा रहा, जिसमें हमारे सब कलाकार लोग भगवती के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और कोरोना को समूल नष्ट हो इसका विशेष प्रार्थना किए। और हमारे अमले सुख रमन जी ने भी कोरोना का गीत माँ के दरबार में सुनाया कि माँ कोरोना से निजात दिलाएं। और हम सभी से ये अपील करते हैं, जितने लोग हैं सारे देशवासी, काशीवासी, सभी लोग भगवती का ध्यान करें। अपने आप जहाँ भी हैं वही ढील से एक घड़ा जल भगवती को अर्पित करें, चाहे नीम के पेड़ में, चाहे गंगा जी में, चाहे भगवती के शीतला माता के दरबार में जाके बस भगवती का आराधना करें और भगवती ये महामारी का शमन करेंगी। क्या माँ से प्रार्थना किया गया? इस समय जो बहुत विकट परिस्थिति चल रही है, महामारी चल रही है, इससे कि सारे लोग परेशान हैं। माँ से हृदय से बस यही निवेदन हम सारे कलाकार लोग, हम लोग मिलकर कर रहे हैं कि हे माँ,
ऐसी कृपा करिए कि इस कोरोना का नाश हो, शमन हो और हम सबका परिवार स्वस्थ रहे, क्योंकि इस समय ऐसा महसूस हो रहा है, केडबी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जीवन से बढ़कर के कुछ नहीं है, क्योंकि शरीर है तभी आप धर्म कर सकते हैं। और माँ की कृपा हम सब लोग इसलिए मांग रहे हैं कि हे माँ, हम स्वस्थ रहें, हम सबका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहने की कामना और स्वस्थ रहने के लिए माँ शीतला से चरणों में हम लोग गा करके कि रोग कष्ट दूर करी है, नीक रखी है, हम सबका स्वास्थ्य माई ठीक रखे। और यही कामना है कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, माँ शीतला सब पे कृपा करें। दीनदयाल अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने चिकित्सकों से दुर्व्यवहार किया और अस्पताल में तोड़फोड़ की। गुरुवार को पंडित दीनदयाल अस्पताल में मरीज के साथ लापरवाही का आरोप लगाते हुए तीमारदारों द्वारा चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि उसके पिता गीलट बाजार निवासी जयप्रकाश श्रीवास्तव को 26 तारीख को अस्पताल में कोविड संक्रमण के चलते भर्ती कराया गया था। बार बार बुलाने पर भी कोई चिकित्सक व स्टाफ उन्हें देखने नहीं आ रहा था, जिससे उनकी हालत खराब होने लगी। लापरवाही बरतने के कारण उनकी सुबह मौत हो गई। इस बात से क्षुब्ध परिजनों का गुस्सा मौजूद चिकित्सकों व अस्पताल कर्मचारियों पर निकल गया। आरोप है कि कल मरीज को अनावश्यक ही बीएचयू रेफर कर दिया गया। वहां जगह न मिलने से मरीज को मजबूरी में यहीं दीनदयाल अस्पताल में ही रखना पड़ा। वहीं सुबह जब जयप्रकाश की मौत हो गई तो उनके पुत्र ने मौजूद चिकित्सकों के ऊपर किसी भारी सामान से हमला कर दिया। डॉक्टर व स्टाफ चैम्बर में होने के कारण बच गए, लेकिन अस्पताल के गेट का शीशा टूट गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि मरीज की हालत शुरू से ही खराब थी, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। उस पेशेंट वो पेशेंट जिस दिन से आया हुआ था उस दिन से ही उसको प्रॉब्लम थी। वो आया हुआ था तो उसका SpO2 50% था। हम लोगों ने पहले ऑक्सीजन लगाया था सिंपल मास्क पे, तो वो 60 से 70% तक गया था। बाद में फिर उसको उसी दिन सेम डे HFNC मशीन लगा दी गई थी, जो कि आजकल हाई फ्लो नेजल कैनुला के यूज़ करते हैं। कोविड में सबसे ज़्यादा यही मशीन यूज़ हो रही है। इस पर डाल दिया गया था, चूँकि उसका किडनी पहले से गड़बड़ था, लीवर भी गड़बड़ था और शुगर का पेशेंट था, तो वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था ऑक्सीजन, इसलिए वो पेशेंट धीरे धीरे सेप्टिसीमिया में चला गया, एक्सपायर कर गया। तोड़फोड़ भी फिर सर किया गया? हाँ, वो उनके जो अटेंडेंट थे, उनका जो लड़का था, वो उसका ये कहना है कि नहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जबकि उसको वो उसके दिमाग में पता नहीं कैसे ये बैठा हुआ था कि नहीं जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो अच्छा होता है। तो ये उसके थोड़ी सी गलत मतलब कि उसके दिमाग में या किसी ने बताया, चाहे जो भी हो, पर ये कि उसको हाई जब वो HFNC मशीन यूज़ कर रहा था, सिलेंडर कैसे यूज़ करेगा, संभव ही नहीं। एक पेशेंट एडमिट हुआ था जयप्रकाश श्रीवास्तव, अच्छा, और 64 ईयर के आसपास इनकी एज है। ये कब का एडमिट हुआ था यहाँ पर? उस दिन से ही ये अल्ट्रासेंसोरियम का मतलब ये होता है कि हाइपोक्सिक इंजरी ब्रेन में इनका एक तरह से हो चुकी थी जी। तो इनके अटेंडेंट वगैरह, अच्छा उसी दिन जिस दिन आए उसी दिन हम लोगों ने वो सब जब हमारी टीम देख ली तो उसके बाद इसको हम लोगों ने BHU के रेफर के लिए भी हम कोशिश किया, लेकिन वो रेफर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर सीट खाली न होने की वजह से ले लिए नहीं जी। और बार बार बीच में उसके अटेंडेंट को बताया जाता था कि भाई आपका मरीज है, आप अपना देख लीजिए, कहीं और भी ले जाना चाहें आपकी इच्छा हो तो ले जाइए, नहीं तो जो हम लोगों के पास में जितना है उतना करेंगे जी। तो आज सडनली वो पेशेंट एक्सपायर कर गया। एक्सपायर करके डॉक्टर साहब और हमारे वार्ड बॉय और सिस्टर जब गई अंदर तो उनको देखते एकदम से उग्र हो गया और मारने के लिए दौड़ा। एक डॉक्टर साहब को चोट भी उसमें लग गई और एक वार्ड बॉय को चोट लग गई। अच्छा। और अब उसके बाद फिर अभी तक बॉडी अंदर पड़ी हुई है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीलीकोठी क्षेत्र में स्थित पटिया की दुकान से चोरों ने नकद पर हाथ साफ कर दिया। वैश्विक महामारी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जहां शासन और प्रशासन द्वारा रात्रि 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर चोरों ने पटिया की दुकान से 20,000 नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया। जानकारी के अनुसार पीलीकोठी क्षेत्र के रहने वाले मुकेश वर्मा का घर के पास ही पटिया की दुकान है। मुकेश वर्मा ने बताया कि रोज की तरह वो बुधवार को रात्रि 8 बजे दुकान बंद करके चले गए। जब आज सुबह वो आए और दुकान खोला तो देखा कि अलमारी का ताला टूटा हुआ था, जिसमें रखे 20,000 रुपए नगद सहित अन्य जरूरी कागजात गायब थे।
इस संबंध में मुकेश वर्मा ने स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया है। ये पटिया की दुकान है भैया, और यहाँ पे जो है तीसरी बार आज चोरी हुई है। इसके पहले 2 बार चोरी हो चुकी थी, जिसको हम लोगों ने अवॉइड कर दिया था। पुलिस वगैरह में कंप्लेन नहीं किया गया था कि हो सकता हो कौन था क्या था मालूम नहीं था। लेकिन कल की ये जो घटना हुई है, अलमारी को तोड़ के उसमें से 20,000 रुपये रखा था, कुछ ज़रूरी कागजात थे, वो निकाला गया है। ये घटना रात में 8 बजे के बाद हुई, हम लोगों के घर जाने के बाद। और आए दिन यहाँ ऐसा होता रहता है। अगल बगल कुछ जो है यहाँ पे बदतमीज टाइप के मोमडन आके रात दिन बैठते उठते हैं और अटिया पटिया भी तोड़ते हैं। इसके डर से हम लोग प्रशासन को नहीं बताते कि भाई नुकसान हमारा होता है। लेकिन कल की ये घटना जो हुई है बहुत ख़राब हुई है। इसके पहले 1 हफ्ता पहले इस कुटिया में आग लगाने का भी प्रयास किया गया था, जिसको हम लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलकर कोने में आज भी निशान उसका है, हम लोगों ने बुझाया था। और इस प्रशासन से मेरा निवेदन यही है कि इस जगह पे थोड़ी सी गश्त को बढ़ाया जाए। यहाँ कपिता लोग जो बैठ के यहाँ पे गंदगी कर रहे हैं उनको समझाया जाए। मौके पुलिस आई थी? अभी मौके पे पुलिस नहीं आई है, क्योंकि पुलिस को सूचना दे दिया गया है। पुलिस अपने शायद चुनावी ड्यूटी में व्यस्त है। पंडित दीनदयाल अस्पताल में लग रहा ऑक्सीजन प्लांट गुरुवार की रात से चालू हो जाएगा। पंडित दीनदयाल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। इस संदर्भ में अस्पताल के एमएस डॉक्टर आर.के. यादव ने कहा कि अभी ऑक्सीजन प्लांट कल ही इंस्टॉल हुआ था। आज सुबह से ही ऑक्सीजन प्लांट के इंजीनियर लगे हुए हैं। इंजीनियर्स का कहना है कि आज शाम या देर रात तक ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता 125 सिलेंडर्स की है। ये डेली 125 सिलेंडर जनरेट करेगा। ऑक्सीजन प्लांट की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि हर एक हॉस्पिटल में इसी तरीके से प्लांट लग जाए तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। आज इसको सुबह से सब लगे हुए हैं इसके इंजीनियर वगैरह, और ये इनका ये कहना है कि शाम देर रात तक इसको चालू कर देंगे। और 125 सिलेंडर की इनकी कैपेसिटी है कि 125 सिलेंडर तक पर डे ये जनरेट करेगा ऑक्सीजन। क्या लगता है सर, ये प्लांट बैठने से मतलब मरीजों को मतलब की काफ़ी सहूलियत? बिल्कुल, मरीजों को एक समय इसी की तो ज़रूरत है कि हर हॉस्पिटल में बल्कि लग जाए तो सबसे बहुत लोड कम हो जाएगा। हर जगह पे एडमिट होने लगे इस तरह के पेशेंट तो बहुत लोड कम हो जाएगा कि एक ही हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। यूपी कॉलेज के 2 छात्रों ने बॉडी सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया, जिसे उन्होंने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर सौंपा। एक तरफ जहां हर कोई कोरोना के प्रकोप से बचने, इनकी रोकथाम के लिए प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ विद्यार्थियों ने एक नेक पहल की है। इन्होंने अपने हुनर के दम पर बॉडी सैनिटाइजर मशीन बनाई है और गुरुवार को इसे पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर सौंपा है। इस मशीन को बनाने वाले यूपी कॉलेज के अभिषेक श्रीवास्तव व दिव्यांश हैं, जो 12वीं के छात्र हैं। इन छात्रों का कहना है कि वो आगे भी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। वहीं सहायक पुलिस आयुक्त कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने छात्रों के इस प्रयास की प्रशंसा की और कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने का लगातार हर संभव प्रयास जारी है। इसे सैनिटाइजेशन डबल बोलते हैं। इसमें एक फंक्शन है कि स्प्रिंकलर की तरह काम करता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे जितना फुटफॉल रहता है, फोर्स का रहता है, जो बाहर फरियादी आते हैं तो वो सैनिटाइज हो पाएँ और अंदर ऑफिसर से मिले तो सैनिटाइज मिले, और इससे जो कोरोना संक्रमण की जो चांसेस हैं वो कम हो जाएँ। तो इससे लगने से कितने कोरोना को रोका जा सकता है? देखिए, सारे एफर्ट्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसे लगने से ही कोरोना संक्रमण कम ही आए, लेकिन हाँ ये है कि एक चांस हम अगर कोई कपड़ों में या किसी तरह का कोरोना वायरस चल रहा है, वो इसके चांसेस हैं कि उससे एलिमिनेट हो जाए। तो ये सब एफर्ट्स हैं जो बाकी सारे एफर्ट के साथ कंबाइन करेगा, देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। सर, इसको बनाया किसने है? ये हमारे बहुत ही होनहार और जैसे होता है टैलेंटेड लॉट है हमारा। यूपी कॉलेज में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, अभिषेक है और इनका नाम दिव्यांश। दोनों पिछले साल भी इन्होंने काफ़ी, जब फर्स्ट वेव थी कोरोना की तो उन्होंने शिवपुर थाने और कैंट थाने में भी मशीन इंस्टॉल कराई थी, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। सैनिटाइजेशन टनल हम लोग बनाए हुए हैं, जो कि पिछले साल भी हम लोग बनाए थे। इस साल हम लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए इसमें, जो कि इस बार सेंसर और यूवी लाइट पावर जेट के साथ ये मशीन हम लोग बनाए हैं। जैसे ही कोई आता है इसको सेंस करेगी ये मशीन और 10 सेकेंड के लिए ऑन होगी और काफ़ी अच्छे से। जिस तरह से इस बार कोरोना जो है हमारी बहुत तेजी फैल रही है, उसको देखते हुए इस बार तुमने क्या किया? हर बार तो तुमने मशीन बनाया, इस बार सर हमने ये देखना किया है कि इसमें से जब पावर जेट जो है वो थोड़े ज़्यादा लगा दिए, जाकि मतलब कि जो इसका मतलब स्प्रे करने का वो है वो ज़्यादा तेज़ी से हो और जो कि पूरे शरीर पे गिरे, तो सर उससे थोड़ा सा तो हम लोग को मिलेगा। और इससे प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या क्या तुमने इस कोरोना काल में बचने के उपाय ढूंढे और बनाने की कोशिश की?
पहले तो हम लोग इस तरह की एक मशीन बनाए हैं और भी कई चीज़ों में हम लोग की रिसर्च चल रही है, जो कि आगे आप लोगों को सबको दिख जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन द्वारा अस्पताल और बेड बढ़ाने का प्रयास जारी है। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। इसके तहत जहां वाराणसी के बीएचयू में 1000 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा आईसीयू बेड में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। पिछले 10 दिनों में 800 बेड को बढ़ाकर 1700 कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन अस्पतालों को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में मरीजों को समस्याओं से निजात मिल सकेगी। कोविड को लेकर प्रशासन ने पिछले लगभग 10 दिन में 800 से बढ़ाकर 1700 तक की बेड की संख्या कर दी है। 1700 बेड पे अभी तक वर्तमान में हमारे पेशेंट्स हैं, जिनमें से टोटल हमारे 46 अस्पताल चल रहे हैं, 7 हमारे सरकारी हैं और 39 प्राइवेट अस्पताल हैं। प्राइवेट अस्पतालों की संख्या हम लोग इसी वीक के एंड तक और भी बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ये गैस प्लांट था जो बंद था, उससे ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए सरकारी अधिग्रहण किया जा चुका है, वो कंपनी को दिया जा चुका है। उससे 500 सिलेंडर ऑक्सीजन के और नए बनने लग जाएंगे, तो हम लोग 10-11 अस्पतालों को और चालू करा के 300 बेड कम से कम इसी आने वाले संडे तक बढ़ा देंगे, तो कुल मिला के बेड की संख्या 2000 हो जाएगी। इसके अलावा ऑक्सीजन हमारे कंसनट्रेटर मंगाए गए हैं 75, तो लगभग 150 बेड जितनी कैपेसिटी से स्थापित हो गई है। 600 सिलेंडर प्रशासन ने नए खरीदे हैं, वो सर्कुलेशन में दिए गए हैं। मिर्ज़ापुर में एक्स्ट्रा एक गैस के प्लांट से 200 सिलेंडर का भरे हुए का सोर्स क्रिएट किया गया है। इन 200 सिलेंडर को पब्लिक को देके पब्लिक में भी ऑक्सीजन की रोटेशन बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में आनंदमयी अस्पताल से प्रशासन ने टाई अप किया है। आनंदमयी अस्पताल को भरे हुए सिलेंडर प्रशासन के द्वारा व्यवस्था करा के भरने के लिए सोर्स क्रिएट करके दिए जाते हैं। सिलेंडर सरकार के द्वारा इनको उपलब्ध कराए गए हैं। कुल मिला के इनके द्वारा 200 सिलेंडर प्रशासन के और लगभग 100 सिलेंडर खुद के द्वारा इकट्ठे किए हुए 300 जनता के लिए दिए जाते हैं, और 300 का रोटेशन पब्लिक में किया जा रहा है। जब हमारा गैस प्लांट संडे को शुरू हो जाएगा, तो करीब 300-400 और भी गैस के सिलेंडर हम लोग पब्लिक के रोटेशन के लिए उतारेंगे, जिससे जो घरों में ऑक्सीजन चाहिए होगी लोगों की, उनकी लगभग 100% मांग की पूर्ति होने लग जाएगी। वर्तमान में हम लगभग 30-40% मांग की पूर्ति कर पा रहे हैं। 5-4 दिन के अंदर अंदर ये 100% हो जाएगा। बेड को बढ़ाने की और ऑक्सीजन को उतारने की इन व्यवस्थाओं के साथ साथ हमारा DRDO का अस्पताल भी बहुत तेज़ गति से बन रहा है, और मेरा मानना है कि 5-6 मई तक ये अस्पताल जब चालू हो जाएगा, तो 750 बेड वाराणसी को तत्काल मिल जाएंगे। इसके साथ ही हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम भी चालू है। आज दीनदयाल अस्पताल में ऑक्सीजन का नया प्लांट लग रहा है, कल से वहाँ ऑक्सीजन खुद की बननी शुरू हो जाएगी, तो 120 बेड का सीधा फ़ायदा हो जाएगा। उस 120 बेड की जो ऑक्सीजन बचेगी, वो किसी प्राइवेट अस्पतालों को अलॉट करके हम लोग उनके बेड आने वाले 1-2 दिन में और भी 100 बढ़वा देंगे। इसी प्रकार से कबीर चौरा के लिए ऑक्सीजन प्लांट का ऑर्डर कर दिया गया है। बाकी 2 अस्पताल हमारे लाल बहादुर शास्त्री और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए हम लोग टाई अप कर रहे हैं। CSR में पैसे की व्यवस्था हो गई है, और हम लोग प्लांट्स की कंपनियों से बात करें, जो जल्दी प्लांट लगाएगा उसी को ये कार्य दिया जाएगा। कुल मिला के पूरी कोशिश है कि वाराणसी में जितनी तेज़ी से हमारा संक्रमण फैल रहा है, उस तेज़ी के साथ हम लोग भी कदम से कदम बढ़ाकर बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, सिलेंडर्स की व्यवस्था या नए अस्पतालों की व्यवस्था करा सकें। पिछले दिनों में लगातार कोविड से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी के चलते काशी में अजीब नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते देश में हाहाकार मचा हुआ है। मरने वालों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग डरे सहमे हैं। वहीं हिंदी रीति के अनुसार मरणोपरांत घंट बांधा जाता है, और इन दिनों महावीर मंदिर रोड पर स्थित पीपल के पेड़ पर काफी संख्या में घंट बंधे दिख रहे हैं। नागरिकों का कहना था कि इससे पहले इस तरह का नज़ारा कभी नहीं देखने को मिला। इस समय जिस तरह कोरोना काल महामारी अपने चरम सीमा पर है, तो वहीं मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु के भी दर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोग, जिला प्रशासन, सरकारें तो कई बार निवेदन कर रही है लोगों से घरों से ना निकले, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं और घरों से निकल रहे हैं, बेफजल घूम भी रहे हैं। इसमें आप देखने वाली बात तो ये भी है कि जिस तरह से इस समय मृत्यु बढ़ रही हैं। आप इस समय हम अलदीरा में खड़े हैं, जिस पीपल के पेड़ को में 1-2 घंट बंधे रहते थे, लेकिन आज घंटों की जनसंख्या दर पे दर बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये है कि क्या मृत्यु की दरें बढ़ गई हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जनता मानने को तैयार नहीं है और घरों में ना ही रहने को मान रही है। ऐसे में किस तरह से
जिला प्रशासन या सरकारें लोगों को मृत्यु से या इस महामारी से बचाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। KTV के लिए नोमेश श्रीवास्तव, वनासी। ये देखिए, यहाँ से करीब मैं 25 साल से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पीपल के ऊपर 1-2 घंटे लगे रहते थे। महामारी की वजह से आजकल घंटों की संख्या ज़्यादा हो गई है पिछले करीब 20 दिनों से। और यहाँ पे रोज़ करीब 10 लोग आते हैं बांधने के लिए, सुबह शाम से, और एक छूटता है, उसमें एक बनता ही जा रहा है। और लगता है कि ये कोरोना काल में ज़्यादा ही हो रही है महामारी से। हाँ, ये जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से ज़्यादा ही हो रहा है ये। निश्चित रूप से मृत्यु का दर काफ़ी अधिक है। हम लोग का एक छोटा सर्किल है, उसमें भी कम से कम 25-30 लोगों का सुना जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम व्यक्तियों के सर्किल हैं और उसमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सामने हमारे पीपल का वृक्ष है, उस पर घंट बांधा जाता है। मृत्यु के उपरांत जो घंट बांधा जाता है, तो इस क्षेत्र का इसी चौराहे पे ही स्थित पीपल के वृक्ष में बांधा जाता है। और इस समय काफ़ी संख्या में घंट बंधे हुए हैं, जो इस बात को इंगित करते हैं कि मृत्यु कितनी अधिक हो गई है इस समय। अभी तक अपने जीवन काल में इतना घंट हमने आज तक नहीं देखा था। तो चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 4 दिन की बंदी का दिखा असर, वहीं बंदी का कुछ व्यापारी कर रहे समर्थन, कुछ दिखे नाखुश। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाला एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा। मंडवाडी थाना अंतर्गत RCM के पूर्वांचल के सबसे बड़े गोदाम में लगी भीषण आग। और शीतला मंदिर में चल रहे वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का हुआ समापन। थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।